नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है झारखंड के करंट अफेयर्स वाले शो में। हर महीने की करंट अफेयर्स को यहां बताई जाती है। इसी क्रम में आज शुरुआत करेंगे सबसे पहले झारखंड के लेट मानसून की। झारखंड में मानसून का अमूमन डेट अगर पूछा जाता है कि कब है, तो 10 जून से 15 जून के बीच स्ट्राइकिंग रेट है झारखंड में। लेकिन पूरे भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये आता है ननकॉबरी आइलैंड है अंडमान निकोबार में, ननकॉबरी आइलैंड। और वहां पर सबसे पहले मानसून स्ट्राइक करता है, मई महीने में स्ट्राइक कर जाता है और इसके बाद मलाबार तट पर करता है। झारखंड में अभी तक सबसे लेट मानसून जो है ये 2018 में आया था। 2018 में मानसून काफी लेट आया और झारखंड में 25 से 28 जून के बीच पहुंचा था। तो सबसे लेट मानसून 2018 में है। 2022 में भी मानसून लेट आया था, लगभग एक सप्ताह का। और इस वर्ष यानी कि 2023 में भी झारखंड में जो मानसून है वो 20 तारीख तक स्ट्राइक करेगा, तो वो भी लेट है। अगर झारखंड में 102 सेंटीमीटर की बारिश होती है तो जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसका मानना है कि झारखंड में सामान्य वर्षा हुआ है, जो जनरल बारिश आप बोल सकते हैं 1022.9 मिलीमीटर। अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे कि इतनी मिलीमीटर अगर वर्षा हुई है तो फिर झारखंड में सामान्य मानसून है। मानसून लेट हुआ है इस वर्ष, इसलिए थोड़ा चर्चा में आया है। ये 2018 में अभी तक का सबसे लेट मानसून झारखंड में हाल के वर्षों में आया था, जहां 25 जून को पहुंचा था। यहाँ पर आपको लिख लेंगे कि यहाँ पर 25 जून को मानसून पहुंचा था झारखंड में, जो सबसे देर मानसून था। और अगर आप 2022 की बात करें तो यहाँ पर मानसून जो है वो 18 जून को पहुंचा था। और इस बार मानसून 2023 में 20 जून को झारखंड में आ रहा है। तो अभी भी 2018 सबसे लेट मानसून झारखंड में माना जाएगा। अब आप ये देखें कि 22 डिस्ट्रिक्ट का 226 प्रखंड में सूखा 2022 में अगर देखेंगे, इस वर्ष जब लेट आया था मानसून तो 24 में से 22 जिले में सूखे का प्रकोप हुआ था, जो ड्राउट कंडीशन था, 22 डिस्ट्रिक्ट में था। तो इस बार कितने जिले में होगा ये डेटा थोड़ा देर से आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको जानना है कि जो मानसून है झारखंड में वो काफी देर आ रहा है। पिछले बार सिमडेगा और ईस्ट सिंहभूम को छोड़कर 2022 की अगर बात करेंगे तो दो ऐसे जिले थे, इसमें पूर्वी सिंहभूम यानी कि जो जमशेदपुर वाला एरिया है और सिमडेगा जो छत्तीसगढ़ को बॉर्डर करता है। सिमडेगा प्लस पूर्वी सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम, ये दोनों मिल करके दोनों में बारिश हुआ था। बाकी 22 जिले में पूरा का पूरा सूखा था। और अगर प्रखंड की बात की जाए तो 226 प्रखंड में, इतने ब्लॉक में 2022 में सूखा पड़ा था झारखंड में। 2023 का डेटा फिर आएगा तो जरूर से बताएंगे। और ये भी समझना है कि झारखंड में जो 38 लाख हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर के लिए है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पूरे भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है, तो ये है ननकॉबरी आइलैंड। यहाँ पर मानसून 18 मई से लेकर के 21 मई, आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के यहाँ से एक महीना पहले ये मानसून अंडमान निकोबार में है, ननकॉबरी आइलैंड। यहाँ पर सबसे पहले मानसून जो है वो स्ट्राइक करता है। भारत के मुख्य भूमि में आपने अभी तक यही पढ़ा होगा कि केरल में 1 जून को अथवा 1 से लेकर 5 जून के बीच में मानसून स्ट्राइक कर जाता है। इस बार झारखंड में प्री मानसून रेन भी देरी से हो रहा है। प्री मानसून रेन का मतलब होता है वैसी वर्षा जो मानसून के आने के पहले शाम के समय में होती है, जो झारखंड में काल बैसाखी के नाम से ये लू तो आप सुनते हैं, और जिसको असम में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और जो दक्षिण भारत है, केरल में प्री मानसून रेन को मैंगो सार कहते हैं, आम्र वृष्टि कहते हैं। कर्नाटक में चेरी ब्लोजम कहते हैं इसको। ही हमारे झारखंड में काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। और बंगाल में
काल बैसाखी कहते हैं, ये भी देर से आ रहा है इस बार। और जाहिर सी चीज है कि प्री मानसून रेन अगर नहीं होगा, मानसून के पहले की वर्षा अगर नहीं होगी, तो झारखंड का जो बारिश वाला सिस्टम है थोड़ा सा वो डिले कर जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था करेंट इवेंट में। और अगर सही मायने में देखेंगे तो 21 मई को ही मानसून आ जाता है जो है अंडमान निकोबार में। इन दिनों दुमका चर्चा में आ गया था हाल के दिनों में, और दुमका में चर्चा होने का कारण था कि दुमका में 2 महीने, अप्रैल में और मई में, ये 2 महीने अचानक से यहाँ पर हेल स्टोन की बारिश शुरू हो गई। हेल स्टोन का मतलब होता है कि जो बारिश है वो पत्थर वाली जो बारिश होती है। दुमका ऐसे आप झारखंड की उप राजधानी है, लेकिन चूंकि मानसून से ही जुड़ा हुआ सवाल है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ इन दिनों झारखंड की एक और चर्चा हो रही है कि पानी की काफी दिक्कत हो रही है। तो झारखंड में स्कूल में जो आपने सुना होगा ना, स्कूल में छुट्टी के समय घंटी बजती, तो ये झारखंड में 3 बार सरकारी स्कूलों में 3 बार अब घंटी बज रही है, छुट्टी वाली घंटी और जो अलग अलग क्लास की घंटी है उसके अलावा ये 3 बार घंटी जो बज रही है, ये है पानी पीने के लिए, वाटर ड्रिंकिंग के लिए ये घंटी बजाई जा रही है। और ये बच्चों को बताया भी जा रहा है कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है और इतनी दिक्कतें यहाँ पर है झारखंड में। अभी तक 2 ऐसे राज्य थे जहाँ पर घंटी बजाई जाती है पानी पीने के लिए बच्चों को स्कूल में। उसमें से एक राज्य है केरल और दूसरा राज्य कर्नाटक। एक राज्य केरल और दूसरा राज्य है कर्नाटक। तो ये 2 राज्य ऐसा है जहां पर घंटी बजाई जाती है पानी पीने के लिए। झारखंड तीसरा राज्य बन गया है जहां पर अप्रैल, मई और जून महीने में इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि हर स्कूल में 3 बार एक अलग प्रकार से घंटी बजाई जाएगी और इस घंटी के माध्यम से जो बच्चे वो पानी पीने के लिए आएंगे और उनको बताया भी जा रहा है कि वाटर स्टोर कैसे करना है, ये पानी को बचाना कैसे है, और ये जागरूकता कार्यक्रम है। तो जब आप सूखा से निपटने का उपाय लिखिएगा तो उसमें से एक अच्छी बात ये है कि इसको झारखंड में शुरू किया गया है। उम्मीद है कि करंट अफेयर्स वाला शो हमारा अन्य शो के अनुसार अच्छा ही लगेगा आपको। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ये प्रतिदिन का हमारा शो आपके साथ में चलता है। सीएम सारथी योजना पर बात करेंगे। सीएम सारथी योजना जो है ये झारखंड के हर जिले में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो गरीब है उनका सर्वांगीण विकास हो सके, जिनको जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल नंबर 47 है जिसमें बताया गया है कि मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू इज गिवन टू ऑल। सभी लोगों को जो मिनिमम पोषक तत्व है वो देने की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए और झारखंड की सरकार ने इसके लिए सीएम सारथी योजना की शुरुआत कर दी है और इसका लाभ जो गरीब लोग हैं उनको मिल रहा है। बिरसा भगवान, जाहिर सी चीज है कि झारखंड में क्या पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं बिरसा मुंडा जी को। इन दिनों शहादत दिवस भी मना है बिरसा मुंडा जी का, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि बिरसा मुंडा जी के नाम से बिरसा प्रखंड स्तरीय इंस्टीट्यूट है जो रूरल स्किल एग्जीबिशन योजना बना रहा है गांव-गांव में, हर गांव में। इसके 2 कार्यक्रम चल रहे हैं बिरसा नाम से। एक तो कि गांव में हरियाली को बचाना है। तो अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि ये भी एक क्वेश्चन है कि झारखंड में चिपको आंदोलन की शुरुआत रामगढ़ से हुई है। चिपको आंदोलन जिसमें वहां की महिला और पुरुष ने कंपनी के विस्तारीकरण के लिए जो पेड़ काटा जा रहा था तो उसमें जाकर के वो चिपक गए कि हम काटने नहीं देंगे। हेमवती जो नंदन लाल बहुगुणा जो थे यूपी में, उत्तर प्रदेश में काफी फेमस हुआ था ये। बाद में मेधा पाटेकर और अन्य लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। गुजरात में
चिपको आंदोलन, पेड़ नहीं काटने देंगे। और झारखंड में जो हमारे मूलवासी आदिवासी समाज है वो मानते हैं कि प्रकृति नहीं रहेगी, और सब कोई मानता है। आप देखेंगे तो जापान भी मानता है और स्विट्जरलैंड भी मानता है कि अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो क्या ये जीवन रहेगा? पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधों को ही काट देंगे तो जो ऑक्सीजन का स्टोर हाउस है वो खत्म होगा, क्योंकि वो CO2 को लेकर के ऑक्सीजन दे रही है। CO2 बढ़ने लगेगा तो पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर है अभी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी जीके का क्वेश्चन है। हमारी पृथ्वी की औसत तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और एक बार अगर ये तापमान इंक्रीज करके अगर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो 90% देश डूब जाएंगे, क्योंकि जो बर्फ है ध्रुवों पर, जो बर्फ है उत्तरी ध्रुव पर और जो दक्षिणी ध्रुव है अंटार्कटिका पर, वहां पर ये बर्फ पिघलने लगेगा, एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो सारे जो हिमखंड है, जितने भी हिमखंड है वो सारे आ जाएंगे समुद्र में, और समुद्र में आने के बाद जो आइसबर्ग होते हैं वो मेल्ट करेंगे और इससे समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठ जाएगा। नतीजा होगा कि सभी तटीय प्रदेश डूब जाएंगे, सभी आइलैंड कंट्री डूब जाएंगे। यही कारण है कि अब CO2 के उत्सर्जन पर रोक लगा हुआ है। तो देखिए झारखंड में एक तो बिरसा नाम से हरियाली योजना चलाई जा रही है, और दूसरा कि बिरसा के नाम से गांव जो रूरल एरिया है वहां पर जो एग्जीबिशन के लिए तैयार किया जा रहा है गांव को, कि जो कुटीर उद्योग है और जो लघु उद्योग है, जो हमारे गांव में पत्ता से अच्छे तरीके से चटाई बनाया जाता है, रस्सी जो होती है वो बनाया जाता है, खटिया बनाया जाता है, कई खिलौने, कारीगरी। अगर आप स्वर्णरेखा जहां से निकलती है ना हुंडू जलप्रपात, तो आप वहां पर जब डाउन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बेदिया जनजाति जो है बहुत सारी चीजों को वहां पर वो बना करके बेच, वो सस्ते में बेचते हैं। इतनी अच्छी आर्ट और कला है, और जब ये सब चीजें विदेशों में जाती हैं तो करोड़ों का हो जाता है। तो एग्जीबिशन परंपरा शुरू की जा रही है और ये भी नाम रखा जा रहा है बिरसा। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है हमारे झारखंड में। शशांक राज का नाम ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये शशांक राज जमशेदपुर से है, और जमशेदपुर से शशांक राज का नाम क्यों चर्चा में आया? अभी हाल में आपने देखा कि जो पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट जो बना है उसके वन ऑफ द आर्किटेक्ट जो है वो झारखंड के शशांक राज है, और ये इसलिए चर्चा में इन दिनों आया है कि जो एक नाम है शशांक राज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो ये जरूर से आप याद रखेंगे शशांक राज का नाम। इसके अलावा आपको बता दें, इसके बाद जो नाम है वो है गौतम बुद्ध अवार्ड का। गौतम बुद्ध अवार्ड जो है ये गया बिहार से दिया जाता है, लेकिन इस बार ये दिया गया 2023 में झारखंड के अशोक कुमार नाग को दिया गया है। तो आप ये भी नाम याद करेंगे कि ये दिया गया है अशोक कुमार नाग को। तो अशोक कुमार नाग को ये अवार्ड इस वर्ष दिया गया है। ये अशोक कुमार नाग, और अशोक कुमार नाग जो है वनस्पति विभाग में बोटनी जो है, बोटनी, तो वनस्पति विभाग के प्रोफेसर हैं, और इन्हें ये दिया गया है कि वो इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान जो है वो दिया है वनस्पति शास्त्र को। बोधगया के शाक्यमुनि कॉलेज जो है और इंटरनेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर के ये अवार्ड को देता है, ये दोनों मिलकर के देता है। इसमें अशोक कुमार नाग को 2023 का गौतम बुद्ध अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नीति आयोग की अभी हाल में बैठक हुई थी, और एक और बताएंगे नीति आयोग की बैठक में झारखंड से मुख्यमंत्री जी गए थे, क्या क्या इसमें बात हुआ ये बताएंगे। और जो पलामू टाइगर रिजर्व है यहाँ पर ग्रासलैंड बनाया जा रहा है,
पलामू टाइगर रिजर्व में, हमारे जो झारखंड में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जब शुरू हुआ था झारखंड में, उस समय से लेकर अब तक ग्रासलैंड निर्माण नहीं हुआ था, और ग्रासलैंड बन जाने के बाद में टाइगर के लिए उपयुक्त जो वातावरण होगा वो मिल पाएगा। तो ये शुरुआत किया जा रहा है। चलिए आते हैं इस पर। नीति आयोग की बैठक दिल्ली में सबसे पहले जानना है कि मई 2023 में आयोजित की गई थी, और इसमें हेमंत सोरेन जी शामिल हुए थे। दिल्ली में हुआ था, और इसमें 1369 किलोमीटर 1369 किलोमीटर का 3 रोड झारखंड में दिया गया है। ये इसी साल ये बैठक हुई है। इसमें हेमंत सीएम स्वयं गए थे। नीति आयोग में सभी सीएम इसके मेंबर होते हैं, और प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं इसके। तो सारे मुख्यमंत्री, कुछ मुख्यमंत्री नहीं गए तो ऑब्वियस है, लेकिन हेमंत सोरेन जी गए थे। तो हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक के बाद आने के बाद बताया कि जो कॉरिडोर बन रहा है 3 सड़क का, ईस्टर्न कॉरिडोर, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ईस्टर्न कॉरिडोर। झारखंड के जितने एग्जाम इस साल होंगे उसमें उम्मीद करते हैं कि आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आपको बता रहे हैं एवरेज जो हाईवे डेंसिटी है झारखंड में, इसको कोशिश किया जा रहा है कि 1662.50 किलोमीटर को बरकरार रखा जाए। ये झारखंड का एवरेज नेशनल हाईवे डेंसिटी, इतना मैंने टोटल जो नेशनल हाईवे है उसका घनत्व जो हमारे झारखंड में कितना होगा, ये चीजें। और इसको मानिकचक के बंगाल में एक तो ये भी चीज हुआ है कि मानिकचक बंगाल से लेकर राजमहल के बीच में गंगा का एक पुल बनाया जाए। ये भी प्रस्तावित किया गया नीति आयोग में कि मानिकचक जो है यहाँ से लेकर के मानिकचक, ये बंगाल में, और इस साइड से हम देखेंगे हमारे साइड से राजमहल। तो यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया जाना है, और ये ब्रिज का निर्माण अगर होता है तो ये भी बेहतर होगा हमारे झारखंड के दृष्टिकोण से, अगर आप देखेंगे तो ये भी किया जा रहा है। ठीक है, ईस्टर्न कॉरिडोर में। और नीति आयोग का बैठक जो मई में हुआ है उसमें इन तमाम चीजों के अलावा 43 सिटी का GIS बेस्ड मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। 43 सिटी का GIS, इसका बेस एक मास्टर प्लान होगा। झारखंड सरकार इन तमाम चीजों का नाम लिख करके भेजेगी झारखंड के जो 43 शहर में से, और 10 शहर ऐसे होंगे, 10 सिटी ऐसा होगा जिसका स्पेशल अर्बन का मतलब शहर होता है, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा। देखिए इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में शहर को और गांव को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर किसी स्थान का टोटल मेल पॉपुलेशन का 75% से ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी को करते हैं तब वो इलाका शहर कहा जाता है। टाउन का मतलब होता है कि किसी इलाके में जितने पुरुष जनसंख्या है, टोटल पुरुष जनसंख्या का 75% से ज्यादा लोग, मोर देन 75% पॉपुलेशन गैर कृषि काम में, तब उसको हम लोग अर्बन एरिया यानी कि शहरी एरिया बोलते हैं। भारत में गांव उसे कहा जाता है जहां पर टोटल पुरुष जनसंख्या का 75% ज्यादा लोग प्राइमरी एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर को करते हैं या माइनिंग करते हैं, तो उसको भी हम लोग गांव बोलते हैं। भारत में गांव की यही परिभाषा है। और वर्ल्ड में अगर देखेंगे विकसित और विकासशील देश जो आप सुनते हैं, जैसे आप सुनिए, सोचिए कि सऊदी अरब का, ईरान का, इराक का इतना पैसा है, लेकिन उसके बाद इसको विकासशील देश बोल रहे, डेवलपिंग कंट्री बोलते हैं, क्योंकि जिस देश में
जो ज्यादा लोग जिस देश में प्राइमरी काम को करते हैं, प्राथमिक काम को करते हैं, वो विकासशील कहा जाता है, भले पैसा कितना भी हो। इसलिए सऊदी अरब, ईरान, इराक की प्रति व्यक्ति आय बहुत है, पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो देश विकासशील देश है, क्योंकि वहां की ज्यादा जनसंख्या जो है वो प्राइमरी यानी कि माइनिंग कर रही है। भारत में कृषि कर रहे हैं लोग, तो एग्रीकल्चर के चलते भारत में भी बोला जाता है कि यहाँ के ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग भी विकासशील हैं। जिस दिन हमारा मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा हो जाएगा तब हम लोग भी डेवलप कंट्री कहे जाएंगे। आगे इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक पर बताएंगे कि इसका लाभ क्या होता है। फिलहाल नीति आयोग पर वापस लौट जाते हैं और इसी में आजीविका मिशन और सखी मंडल का भी कॉन्सेप्ट को लाया गया है। आजीविका मिशन प्लस सखी मंडल, आजीविका मिशन प्लस सखी मंडल को लाया गया है। और जो जेंडर फोरम है झारखंड में वो 4368 गांव में 4368 गांव में जेंडर फोरम बनाया जा रहा है। 25 प्रखंड में झारखंड में गरिमा योजना चलाई जा रही है। झारखंड का 25 ऐसे प्रखंड है, गरिमा योजना। आप सुने होंगे ना, कभी कभी पेपर में आता है अक्सर कि झारखंड में कुछ महिलाओं को डाइन के नाम पर मार दिया गया। तो ये कंजर्वेटिवनेस है, डाइन सिस्टम का विरोध हो रहा है और इसके लिए झारखंड में गरिमा योजना चलाई जा रही। गरिमा योजना, और ये जो गरिमा योजना है ये झारखंड के 25 ब्लॉक में शुरू किया गया है, जहां पर डाइन विसाही सिस्टम के द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। तो वैसे इलाके में इसे शुरू किया गया है डाइन विसाही योजना के खिलाफ। ये सभी चीजें नीति आयोग में जब हमारे मुख्यमंत्री जी गए थे तो वहां पर ये सारी चीजों पर चर्चा की गई थी नीति आयोग। और इसके बाद जैसे आपको बताएं कि ये जो पीटीआर है, इसमें आपने देखा कि पीटीआर में कितने जो टाइगर को लेकर के कार्यक्रम किया जा रहा है। तो जल जीवन मिशन ये झारखंड में 2019 में शुरू किया गया था और इसमें लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक झारखंड के प्रत्येक घर में पानी मिल जाएगा। रामगढ़ ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है और हमारा पाकुड़ सबसे पीछे रह गया है। लगभग 62% घरों में रामगढ़ में पानी पहुंचा दिया गया, लेकिन पाकुड़ में सिर्फ 8% ही विकास हो पाया जल जीवन मिशन का। जल जीवन मिशन में ये कोशिश की जा रही है कि पानी को बचाया जाए और घर घर पहुंचाया जाए। झारखंड सूखे की चपेट में रहता है, इसलिए पानी को लेकर के जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई, लेकिन इसका लाभ नहीं मिला। 2024 तक ये भी रखा गया है कि कम से कम हर महीने एक कोशिश की जाएगी। 4 साल में 33.4% घरों को ही पानी मिल पाया। अभी तक अगर आप देखेंगे तो 33.4% ही हम लोग लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं। 33.4% ही कर पाए हैं। और केंद्र जो है ना 50 करोड़ रुपया इसके लिए दिया है इस काम के लिए। बिहार में चल रहा नल जल योजना, जिसमें गांव की एक स्वावलंबी संस्था बनाई जाती है। गांव में एक जल मीनार बनाकर सेंट्रलाइज वहां ऊपर से टंकी बैठाया जाता है और वहां से पानी निकाल करके घर घर में पानी पाइप से पहुंचा दिया जाता है। तो योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन झारखंड में योजना पूरा नहीं हो पाया है। ताल रत्न संगीत सम्मान 2023 का
ताल रत्न संगीत सम्मान लक्ष्मी नारायण को दिया गया है। कलकत्ता में ये आयोजित किया गया था। तबला के क्षेत्र में दिया जाता है, ताल से भी पकड़ सकते हैं आप। ये तबला के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार रांची के लक्ष्मी नारायण को मिला है। ये लक्ष्मी नारायण को ताल रत्न संगीत सम्मान मिला है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप जानते हैं कि रांची पटना वंदे भारत जो है, इसमें 8 कोच मिल रहा है मई 2023 से। और ट्रेन का प्राइमरी जो मेंटेनेंस होगा वो यहाँ पर ही किया जाएगा, हटिया यार्ड में। और रांची से हावड़ा भी सितंबर तक में ये गाड़ी भी झारखंड को मिल जाएगी। आजीवन सहयोग जो है निधि अभियान, आजीवन सहयोग निधि अभियान, ये भी झारखंड में 2023 में शुरू किया गया है। मई महीने में ही शुरू हुआ है। और जिसमें जो झारखंड के जितने भी बीजेपी वर्कर्स, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि के दिन को समर्पण दिवस मानते हुए, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है उनके पुण्यतिथि यानी कि मृत्यु दिवस जो होता है उसको समर्पण दिवस मानते हुए आपको बीजेपी के लिए ये किया गया था, जिसमें फंडिंग करना था, उनके हर कार्यकर्ता को पैसा जमा करना था। ये सरकार इससे क्वेश्चन नहीं है पूछेगी, हमको जैसा लगता है ये वाला से। पीएम जन विकास प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जो विकास प्रोग्राम है ये चलाया जा रहा है माइनॉरिटी एरिया में झारखंड में। एजुकेशन, हेल्थ और स्किल के ये क्या चीज के लिए चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है एजुकेशन में, जो माइनॉरिटी एरिया है वहाँ पर। स्किल मतलब कौशल, आपका कौशल अच्छा हो। और हेल्थ, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी इसको किया जा रहा है। इसमें जो प्रोग्राम है इसमें 15 पॉइंट है बेसिकली। इसमें स्कूल कॉलेज खोलना, हेल्थ सेंटर बनाना, इसके अलावा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी है, जल मीनार बनाना है, डीप बोरिंग को लेकर के सब मिलाकर के 15 सूत्री कार्यक्रम है। इसमें 14 पॉइंट प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है ये कहाँ चलाया जा रहा है? अल्पसंख्यक वाला एरिया में, माइनॉरिटी एरिया में चलाया जा रहा है। जहां जहां पर माइनॉरिटी एरिया है वहां पर चलाया जा रहा है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और बाकी तमाम चीजों पर बात की जा रही है। कुल मिलाकर 15 ऐसे पॉइंट है। सुकरहट्टू इन दिनों चर्चा में आया है, सुकरहट्टू का इलाका। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है कि जो सुकरहट्टू का इलाका है, योजना तो चली रही है, इसके अलावा इस जोन में अगर आप देखेंगे तो सेव की खेती, ए फॉर एप्पल, तो ये एप्पल की खेती जो है ये सुकरहट्टू में किया गया है। ऐसे तो ये टेम्परेट रीजन का फल है, हिमाचल प्रदेश में ज्यादा होता है, लेकिन इसे किया गया है झारखंड में और सक्सेसफुली किया है। एप्पल की खेती की गई, लेकिन यहां पर अभी 5000 मरीज का इलाज के लिए एक बेड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। 5000 जो मरीज होंगे उनका इलाज फ्री में किया जाएगा। झारखंड सरकार ने सुकरहट्टू में ये भी शुरू कर दिया है और इसमें ओटी के अलावा आईसीयू भी बनाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो है हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स वाला जो है वो शो लेकर के आते हैं और इसमें जो करंट अफेयर्स महीना के अनुसार है वो आपको बताते हैं। हमारे साथ आप जुड़िएगा और अलग अलग शो में इसी प्रकार से आपको जानकारी देते रहेंगे। बहुत